Good evening, students. This is the third lecture of liquid solution. Till now, we have discussed Henry's law and Herold's law. So, in this lecture, we are going further. इस chapter में we are going to discuss colligative properties. This is one of the most important topic of this chapter. Reason simple है. Previous year questions अगर देखा जाए तो colligative property से सबसे ज़्यादा chances बनते हैं question build करने के. So, what is colligative property? तो हम कहते हैं वैसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर. सिंपल टर्म्स में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करती. तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगा. उसके प्रॉपर्टी मतलब नीचे पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं है, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी है, क्वालिटी नहीं. ओके. सो इस टॉपिक में हम मेनली चार अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले. फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर. इन चार की हम बात करने वाले. तो विल स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए अगर देखा जाए तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया. एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ए. नॉन वोलेटाइल का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, वैसे पार्टिकल्स जो कि वोलेटाइल नहीं है, मतलब वेपराइज नहीं हो सकते. जैसे कि ग्लूकोज एक सॉलिड है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो वेपराइज नहीं होता. ओके, नेचुरल कंडीशन में तो नॉन वोलेटाइल है. क्योंकि बी क्या है, वो वोलेटाइल है. मतलब कुछ देर अगर बी को छोड़ दोगे तो होगा क्या, वो वेपराइज होने स्टार्ट करेगा, कंडेंसेशन भी स्टार्ट होगा और कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी. तो ए नॉन वोलेटाइल और बी वोलेटाइल. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सॉल्ट इन वाटर. ऐसा केस ले लेते हैं. सॉल्ट है, उसको वाटर में हम डाल रहे हैं लाइक दैट. तो अगर पूछा जाए प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर में क्या कहता हूँ, मैंने अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये बात बताई थी आपको. इट विल बी नथिंग बट पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी. राउल्स लॉ यही कहता है. लेकिन ए जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो मैंने कहा था पी नॉट ए क्या होगा, जीरो. नॉन वोलेटाइल मतलब उसका कोई प्रेशर नहीं है. तो सोल्यूशन का प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट बी काई बी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. हम सिंपली कह सकते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन. ये चीज़ हमारे पास आ गई. ये सॉल्यूशन का है. जबकि हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सॉल्यूशन का हमें पता चल गया, अगर सॉल्वेंट का पूछा जाए तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अगर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है. अगर हम इसको डिफरेंस निकालते हैं, वन दोनों साइड से वन माइनस कर लेते हैं, तो वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ऊपर क्या हो गया, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सोल्यूशन डिवाइड बाई पी नॉट सॉल्वेंट. पी नॉट सॉल्वेंट ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का प्रेशर कम होता है. ये बात आपको पता है क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम वन हो सकता है. जब वन होगा तो सॉल्वेंट के बराबर होगा, अदरवाइज वो हमेशा क्या होगा, उससे छोटा होगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर, डेल्टा पी बाई पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस माइनस पी ऑफ सोल्यूशन बाई पी ऑफ सोल्यूशन. अब आपको पता है कि होता क्या है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मोल्स ऑफ सोल्यूशन. बस सोल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ही ज़्यादा होता है डायल्यूट सोल्यूशन के लिए, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. डायरेक्टली हम इसको यूज़ करते हैं, आप सिंपली फॉर्मूला ये ध्यान रख सकते हैं, डेल्टा पी बाई पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. डायरेक्ट लगता है, कोई इसमें इशू नहीं है. यहाँ देख रहे हैं आप कि ये जो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट है ये क्वांटिटी है, कितने मोल सोल्यूट के हैं, इसलिए इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कह रहे थे. ठीक है, ये कितना चेंज होगा, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं. वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का आपको दे रखा है. ठीक है, दैट इज 0.85. उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाला गया 0.5 ग्राम. व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर सोल्यूशन में पूछा गया. तो ये क्या हुआ, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट. हमें सॉलिड का वेट पता है. ठीक है, मोलर मास पूछा गया है कि कितना होगा सॉलिड का. तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला सिंपली ये कहता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा पी हमें पता होगा, डेल्टा पी 0.85 माइनस 0.845 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन मतलब 0.5 डिवाइड बाई M2। वेट हमें नहीं पता था और नीचे हमने किसके मोल्स ले लिए, तो बेंजीन के ले लिए, तो M2 कैलकुलेट कर सकते हो। एक सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होता है। डेल्टा P डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टी अब डिस्कस कर लेते हैं, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि पानी बॉईल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बट आपको पता है कि कभी आपने सॉल्ट डाल दिया हो पानी में, नमक अगर ज़्यादा है तब बॉईल कितने पे होता है। तो अगर आपको आइडिया हो तो यू कैन सी कि अगर नमक उसमें ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वो 100 पे बॉईल नहीं होता, वो थोड़ी हायर टेम्परेचर बॉईल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन सॉल्ट क्या है, नॉन वोलाटाइल। वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसका जो नेचर है, जो आपका सॉल्वेंट दे रखा है उसके बीच में वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो आसानी से वो वेपराइज नहीं हो सकता। जो पार्टिकल्स क्यों होंगे, मिक्स हो जाएंगे सोल्यूट के उसके अंदर, तो आसानी से वेपराइज नहीं हो, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसको फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में ज़्यादा हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये देखो, ग्राफ देखो, ये सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मान लेते हैं 1 atm को पहुंचने में उसको 100 डिग्री सेल्सियस लगा, कोई इसमें इशू नहीं था, आसानी से ही चला गया। लेकिन जैसे ही उसमें आपने सोल्यूट डाल दिया तो वो सोल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन को उतना ही प्रेशर ले जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। रीज़न अभी मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो तो आपको सॉल्वेंट का पता है, लेकिन जैसे आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो उसका जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो घट जाता है। अब उसको 1 atm पहुंचना है, तभी बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा। 1 atm जब वेपर प्रेशर हो जाता है तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब उतना पहुंचने के लिए उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो पहले जब सिर्फ सॉल्वेंट था तो टेम्परेचर TB नॉट था, जब सॉल्यूशन है तो TB, तो TB की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेट से 120 डिग्री सेल्सियस आ गया, और पहले कितना था, 100। तो कितना चेंज आया, तो 120 माइनस 100, तो TB माइनस TB नॉट, जिसको हम डेल्टा TB कह रहे हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ये प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। जो भी मोलालिटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही देखा जाता है। डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी का जो साइन प्रोपोर्शनलिटी का हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे के बी आ जाएगा। ये जो के बी है इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। नाम है, एलिवेशन दे रहा है तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक एक और नाम से जाना जाता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। आप किसी भी नाम से बुला सकते हो। इट कैन बी ईदर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सिंस ये एक तरीके की जो कांस्टेंट वैल्यू है, इट कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड वाया इंथैल्पी। कैसे डिराइव होता है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बस ध्यान रखिएगा। इट कैन बी रिटन एज आर TB स्क्वायर। TB मतलब सॉल्वेंट का होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, R इज गैस कांस्टेंट, M मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा H वेपराइजेशन। ये वैल्यू आपको दे दी जाएगी। केबी की जनरली क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है कि केबी ये होगा। अगर नहीं दिया गया हो तो RTB स्क्वायर इंटू M डिवाइडेड बाई डेल्टा H वेपराइजेशन, ये फॉर्मूला लिख दिया जाता है। तो बस बात ध्यान ये रखना है कि अगर आपने कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और जो चेंज आएगा बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ओके, एक सिंपल से एग्जांपल ही देख रहे हैं आपका। बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का 353.23 केल्विन दिया है, उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस अगेन मास दे दिया गया, बेंजीन का मास दे दिया गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। पूछ रहा है कि मोलर मास कितना होगा। के भी देखा सवाल में दिया हुआ है, मैंने कहा था के भी जनरली दे देते हैं। एक ही फॉर्मूला याद रखना आपको, क्या लिखते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो डेल्टा TB हमने ऊपर निकाल लिया, KB क्वेश्चन में दिया हुआ था, KB की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हम एक बस मॉलिक्यूलर मास क्या है वो अननोन है, वो हम कैलकुलेटिंग कर लेंगे। स्मॉल m मतलब मोलालिटी, वो दे रखा था, उसका यूज़ किया, 58 ग्राम पर मोल आ गया। इस फॉर्मूले में
जो ये स्मॉल m है, दिस इज मोलालिटी, इसलिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये बात ध्यान रखिएगा। तो मोलालिटी हम इसमें पुट कर देते हैं। सो कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। रीज़न सिंपल सा है, आपके सॉल्वेंट दे रखा था, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है आपको पता है, मैंने फेज डायग्राम आपको पढ़ाया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों का फेज डायग्राम हमने पढ़ा है। तीनों पॉइंट में मिलते हैं जिसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। लिक्विड सॉल्वेंट दे रखा था, वो फ्रोजन होगा तो ये क्या होगा, लाइन नीचे चली जाएगी, ठीक है। उसका वेपर प्रेशर हमने डिक्रीज कर दिया, सडन थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें मिला दिया एक सोल्यूट, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनने के बाद अगेन सॉल्यूशन भी जो होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट को अब थोड़ा सा नीचे करेगा, जो वेपर प्रेशर है वो भी थोड़ा सा नीचे चली जाएगी। तो हम कहते हैं फ्रोजन कहाँ होगा, फ्रोज होगा क्योंकि सॉल्यूशन बन चुका है। अब फ्रोज वो लोअर टेम्परेचर पे होगा, जैसे कि वाटर जब फ्रीज होता है 0 डिग्री पे, लेकिन उसमें अगर सॉल्ट डाल दो तो 0 पे नहीं फ्रीज होगा, वो -2 -4 पे जाके फ्रीज होगा, ठीक है। रीज़न सिंपल सा है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में चला गया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब वाटर का पार्टिकल फ्रीज होता है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस तो फ्रीज नहीं हो रहा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस 0 डिग्री फ्रीज नहीं हो रहा, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा ही वो डिक्रीज कर जाएगी। तो मैंने कहा TF0 प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF0। TF क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जब डाल दिया उसके बाद आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF, अब देख लो ये वैल्यू क्या होगी, कम है। कम क्यों, निगेटिव साइड जाएंगे ना, 0 है तो -4 -2। अगेन फॉर्मूला से वही, ये पुराना जैसा पढ़ा था, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, मोलालिटी अमाउंट पर डिपेंड करता है, तो स्मॉल m के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपके पास KF है ये कहलाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक एक स्टेट हम बात कर रहे होते हैं, सिंपल टर्म से सेमी सॉलिड फॉर्म हम कहते हैं क्रायोस्कोप, ठीक है। ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का ही है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है और फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। KF को भी जैसे मैंने KB निकाला था वैसे ही R TF स्क्वायर M, R गैस कांस्टेंट, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, M मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा H वहाँ पे हम बात कर रहे थे वेपराइजेशन की, यहाँ पे फ्यूजन की, वो हम ले लेंगे। यूनिट्स का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, खासतौर पर इसमें यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला एक ही है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। क्वेश्चन में KF जनरली गिवन होगा, मोलालिटी आप निकालना जानते हैं। मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TF डिफरेंस निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट का, किसका किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। आसानी से लगा सकते हो, क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन देख भी लेते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, इसको मिक्स किया है वाटर के साथ। इथिलीन ग्लाइकॉल को वाटर के साथ मिक्स किया, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि हमने इथिलीन ग्लाइकॉल को डाला, ओके। अब फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, जैसे हम इसमें डालेंगे तो क्या लिखते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। पहले मोल्स निकाल लो इथिलीन ग्लाइकॉल के, निकाल सकते हैं, वाटर के मोल्स निकाल लिए, सॉरी वाटर के मोल्स नहीं क्योंकि हम मोलालिटी की बात करते हैं, इसका वेट निकाल लिया लेकिन केजी में। पहले मोल्स निकाले ग्लाइकॉल का और वेट निकाल लिया वाटर का केजी में, मोलालिटी आ गई 1.2। आई थिंक ये तो बहुत क्लास 11th क्लास 9th में पढ़ा, मोलालिटी तो निकालोगे, ट्रिवियल सी चीज़ है। हमारे पास जो क्लास 12th की इस टॉपिक में है वो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। एम पता है आपको, KF की वैल्यू 1.86 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं या वैल्यू 2.2। हमें पता है कि आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वाटर का वो 273.15 केल्विन है।
उसमें से अगर 2.2 हटा लोगे तो सॉल्यूशन का आ जाएगा 270.95। ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का आ गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कितना हुआ वो भी हमको पूछा था, वो 2.2 था। तो ये पहले पार्ट का सवाल का आंसर हो गया। और ये दूसरे पार्ट का सिंपल सा है, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले पुट कर। तीन चीज़ें पढ़ी हमने। पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी चेंज इन द प्रेशर डिवाइडेड बाय पी नॉट प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दूसरा पढ़ा डेल्टा के बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। और तीसरा पढ़ा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। ओके, सो ओवरऑल ज़्यादा चीज़ें हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत छोटे ही से हैं। सो तीन पढ़े हमने। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है तब। बट टिल ना तीनों चीज़ को रिवाइज कर लें। यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके अलावा कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से पढ़ने के बाद प्लीज़ एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना। डिप्रेशन डायग्राम है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उसको भी समझने की कोशिश करें, ठीक है, सो दैट आपको कभी दिक्कत ना आए।